अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कभी किताबें, सैनिटाइज़र्स, कभी जूते तो कभी थप्पड़ और घूंसे, ये पाकिस्तान के सबसे मुक़द्दस ईवान का हाल है। जो कुछ कल पार्लियामेंट में हुआ वो आज भी ऐसा ही मंजर हमें देखने को मिला। कल बजट की किताबें एक दूसरे को मारी जाती रहीं और आज सैनिटाइज़र की बोतलों से एक दूसरे पर हमले किए गए। दूसरी तरफ शेख रुहेल असगर की सुन लीजिए, वो ये कहते हैं कि गाली देना तो पंजाब का कल्चर है। बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि हमारे मुआशरे की पहचान और रिवायत तो है एक दूसरे को इज्जत देना, छोटों से शफकत से प्यार से पेश आना, बड़ों के लिए एहतराम से सर झुकाना, ये है हमारा कल्चर। ये गाली का कल्चर तो कभी भी नहीं था। कम से कम हमारे मुआशरे की पहचान तो ये कल्चर गाली देना तो कभी भी नहीं रहा। जिस किस्म की हुल्लड़बाजी करके मुक़द्दस ईवान का तक़द्दुस पामाल किया जा रहा है, इस पर सज़ा तो कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए। मगर फिर भी सोई हुई पार्लियामेंट में इतना तो हो गया कि हुल्लड़बाजी करने वाले अरकान पर कौमी असम्बली में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। यही बहुत है। माजी में अगर देखा जाए तो इस पार्लियामेंट में स्पीकर को जूता मार लें, जबकि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का घेराव करने जैसे वाक़यात भी हमने देखे हैं। हम सबके सामने ये होता रहा है। यही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी एक सियासी जमात के अरकान को जूता मारा गया था। इस ऐवान की हुर्मत कोई एक बार तो पामाल नहीं हुई है, बल्कि मुख्तलिफ तरह के हंगामों की तारीख़ें रकम हुई हैं। यहाँ पर इस पार्लियामेंट में बजट पेश करने के दौरान चूड़ियाँ भी वज़ीर ख़जाना पर फेंकी गईं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को दस्ते गरबान भी हम लोगों ने देखा। जबकि PTI के दौरे हुकूमत में सबसे अनोखा काम तो ये हुआ कि गलीज़ गालियाँ देने के साथ साथ बजट की किताबें पढ़ने की बजाय हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे को मारते रहे। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो नाकाबिले दिफा है। इसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिस किस्म की गालम गलोच और मारपीट के मनाजिर देखने को मिले, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। तहम इस वाक़े पर नोटिस लेते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने CCTV फुटेज की मदद से जो अरकान पार्लियामेंट थे, जो एक दूसरे पर किताबें फेंक रहे थे, जो हुल्लड़बाजी कर रहे थे, जो गालम गलोच कर रहे थे, उन्हें एटलीस्ट पार्लियामेंट में आने से रोका है। इस कार्रवाई के नतीजे में अली नवाज अवान, फ़हीम खान, अब्दुल मजीद न्याजी, अली मोहम्मद गौहर, शेख रुहेल असगर, आगा रफ़ीउल्लाह और हामिद अमीन को ऐवान में आने से रोका गया है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस कार्रवाई के बाद ऐवान में हंगामे होना बंद हो जाएंगे? क्या कौम के लिए किए जाने वाले फ़ैसलों में संजीदगी का मुज़ाहरा किया जाएगा? क्या फिर अवाम के मसाइल के हल तलब फ़ैसलों की खातिर ऐवान में बिल पास करते हुए ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाएगा? हैरत तो इस बात पर है कि अगर वुज़रा और मुशीरों के लिए मराद देने का फ़ैसला हो तो हुकूमत और अपोजिशन एक पेस पर नज़र आते हैं, मगर जब आवाम के मफाद की बात हो तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों सियासत खेलना शुरू कर देते हैं। बात फिर वही अब पर आती है कि क्या ऐवान में संजीदगी दिखाने के लिए किसी ज़ाब्ता इखलाक की ज़रूरत है या फिर सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली जानिबदारी का उन्होंने मुज़ाहरा किया है, वो न्यूट्रल नहीं है। क्योंकि फुटेजेस में बहुत से लोगों को देखा जा सकता है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, सिर्फ ये कहना कि अपोजिशन ज़िम्मेदार है, नून लीग सिर्फ ज़िम्मेदार है या हुकूमत ज़िम्मेदार है, ये 2 दिन से पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है तो ये गलत होगा। दोनों तरफ से बदतहजीबी का मुज़ाहरा किया गया, दोनों तरफ से जो है ना वो गालम गलोच, दोनों तरफ से धक्कम पेल, दोनों तरफ से किताबों का फेंकना। क्या सिर्फ ये कार्रवाई काफ़ी है या कुछ सख्त सज़ा होनी चाहिए, या सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आपको इजाज़त नहीं है और कुछ दिन बाद फिर उनको इजाज़त मिल जाएगी? एक तो मैं आपकी एनालिसिस से बहुत हद तक एग्री करता हूँ और बहुत शदीद इख्तलाफ भी है। पहले तो रोल्स होते हैं, डिफाइंड होते हैं। हुकूमत का क्या रोल होता है, ऑपोजिशन का क्या रोल होता है। हुकूमत जो ट्रेजरी होती है वो फैसला साजी की उनको इजाज़त होती है, और ऑपोजिशन का जो मिनॉरिटी होती है उनका राइट होता है एहतजाज करना और रिएक्ट करना और अपनी आवाज़ बुलंद करना। ये एक रोल्स बड़े क्लियरली डिफाइंड हैं। हुकूमत वो नहीं करती है जो आज की हुकूमत कर रही है। वुज़रा खड़े होकर डेस्कों पर फेंकते नहीं हैं।
कैबिनेट मेंबर्स, मां बहन की गालियां, आपने रोहेल असर को तो बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और मैं एग्री करता हूं आपसे। लेकिन मुझे ज्यादा अफसोस है आपकी एनालिसिस से कि अली अवान शुड हैव बीन पॉइंटेड आउट, सिंगल्ड आउट। मैंने कल प्रोग्राम में लिया, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम, मैंने उनको कल प्रोग्राम में लिया, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। मैं सुन रही है ना, ये कल जो उन्होंने गालियां दी, उन्होंने कहा मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये काम तो हम जाहिर जब अपने घर में नहीं करते तो पार्लियामेंट में कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? तो उन्हें शर्मिंदगी है इस सारे एक्ट पर। सर मैं एक तो देखे ना, मैंने तो कल नहीं देखा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं उनके एक्ट किए हुए। क्या रिएक्शन किया है प्राइम मिनिस्टर ने, क्या रिएक्शन किया है किसी ने? उनको भी, और वो जो हामिद हैं, आप जरा मुवाजना कीजिए, मतलब बिल्कुल। और ये पेश ही इसलिए इस तरह से किया जा रहा है कि एज इफ के जी तो कौन सा बजट है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें ऑपोजिशन ने नारेबाजी नहीं की है? मुझे एक बजट बता दे। लेकिन ये कब हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर खड़े हुए हों और उनके ऊपर नारेबाजी और बजट की वो फेंकने की कार्रवाई की गई हो? मुझे एक वाकया पाकिस्तान की तारीख में बता दे। 1950 में हुआ था, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन ने जो किया उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हुकूमत का एक्ट इज मोर, देखें शाजिया, प्लीज अंडरस्टैंड, एक जब आप बैंक में जाती है ना, और कोई भी जाता है तो बैंकर को हर हाल में तमीज से पेश होना होता है। वो क्लाइंट की तरह नारेबाजी नहीं, एहतजाज नहीं शुरू कर देता। क्लाइंट्स करते हैं, आप दुकान में जाते हैं, किसी अच्छी मॉल में जाते हैं, तो वो मॉल वाला आपकी तनकीद सुनता है, बिकॉज उसका काम होता है, वो उसी तरह से रिएक्ट नहीं करता, वरना उसको नौकरी से निकाल देंगे। सर एहतजाज करना आप लोगों का हक है। हुकूमतों का काम वो नहीं होता जो मुराद सईद और परवेज खटक कर रहे थे। लोगों का हक है, बिल्कुल हक है। किसने रोका है कि आप लोग एहतजाज ना करें? ऑपोजिशन का काम है। एक जुमला कंप्लीट कर लूं जी प्लीज, लेकिन साथ इसका भी जवाब दे दें जो अली गौहर ने कल किया। अब मैं वो चला नहीं सकती सर, वो तो एहतजाज का हिस्सा नहीं होनी चाहिए ना ऐसे। एक सेकंड, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा था, किसके इंटरेस्ट में था कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर ना सुनी जाए? जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे उस दिन ऑपोजिशन के हक में था कि उनकी तकरीर में मुदाखलत की जाए। बड़ा क्लियर है, जाहिर है हुकूमत क्यों चाहेगी कि फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं और उनको ना सुना जाए? और वो भी एक बड़ा रिस्ट्रेंड वो था, टेलीविजन पर सब आपने देखा, अभी भी आप चला सकेंगी शौकत तरीन साहब की स्पीच बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल और क्लियरली विदाउट एनी इंटरप्शन की गई। अब ऑपोजिशन लीडर ने तकरीर करनी शुरू की और 20 मिनट भी नहीं शायद हुए थे कि स्पीकर ने वो बंद करवा दी तकरीर और उठ के चले गए कि जी इसको रोक दें। भाई अगर उतना ही एहतजाज था जितना पहले दिन था तो फिर आप शौकत तरीन की भी स्पीच रुकवा देते। अगर इतना खराब हो गया था माहौल पहले दिन जिसकी वजह से हुकूमत वालों ने रिएक्ट किया, और सबसे बड़ी बात यह, अगर हुकूमतें ये करना शुरू कर देंगी, एहतजाज करना ऑपोजिशन का राइट होता है। 2014 में इमरान खान एज एन ऑपोजिशन लीडर कंटेनर लेके बाहर निकले थे, क्योंकि क्या नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर भी लेके बाहर निकल जाते तो फिर क्या होता? वो मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूं सर, ऑपोजिशन का राइट है एहतजाज करना, तनकीद करना, क्रिटिसिज्म करना। लेकिन अली गौहर साहब ने जो कल लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस तरह गालियों के साथ वो नारेबाजी कर रहे थे, अली गौहर ने पहले देखे ना, हमारा इंटरेस्ट था ही नहीं कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर में, क्योंकि मसला क्या था मैं आपको बताता हूं। मसला क्या था, हमने जोकिंग ली जब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर प्रिपेयर हो रही थी तो हमने कहा कि कौम को पता चलेगा कि वो कितनी गरीब हो गई है इस बजट के बाद, इस वजह से वो तकरीर नहीं चलने देते, और उन्होंने फैसला करके आए थे कि तकरीर नहीं चलने देंगे। किसके इंटरेस्ट में है कि जी हाउस को ऑर्डर पे चलाया जाए? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर की है उनकी। आप कह रहे हैं कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए और सबको एक साथ मिला दें। क्यों सबको एक साथ मिला दें जिसकी जो जॉब है? तो स्पीकर भी बेबस नजर आए, वो भी बेबस तो छोड़ देना, फिर जाके इमरान खान से बात करें कि जी अगर आप फिर इमरान खान से बात करें जाके कि इमरान खान साहब, आप जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ये प्लान कर रहे हैं, देखें इसकी जो जड़ें हैं ना, वो 2018 का इलेक्शन है। जब आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके लाके बिठा देंगे जिनमें ना अहलियत है, ना कैपेसिटी है, ना प्रोफेशनलिज्म है, और उनको पता है कि वो वन टाइम के लिए आए हैं, तो फिर वो यही होगा असेंबली का हाल। अगर किसी ने सोचा था कि यहां बड़ी जबरदस्त तरीके से असेंबली चलेगी, इस वजह से मैं तो ये कहता हूं कि इस वजह से जो हमने पिछले 3 दिन में देखा है कि इसका नहीं चल सकती, इसका एक ही वे फॉरवर्ड है
एक ही फॉरवर्ड है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर बगैर किसी की मुदाखलत के इलेक्शन करवाएं और फिर आप देखें कि इलेक्शन असेंबली कैसे चलेगी। ये असेंबली चल ही नहीं सकती है क्योंकि इमरान खान इज अ फैसिस्ट रूलर और वो कभी भी असेंबली को चलने नहीं देगा। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि जब आप हुकूमत इस चीज का हक ऑपोजिशन से छीन लेना एहतजाज का और खुद एहतजाज करना शुरू हो जाए तो दैट इज कॉल्ड फैसिज्म। हिटलर ने भी ये किया था, मोसोलिनी ने भी ये किया था, स्टालिन ने भी ये किया था और अब इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं कि जब हुकूमत जो ट्रेजरी बेंचेस वो राइट छीन के खुद शुरू कंडेम करते हैं। गलत की थी, बिल्कुल गलत की थी। नहीं, गालियों के अलावा जो आज उन्होंने बात करी, आज ही की बात कर रहा हूं, आज ही की बात कर रहा हूं। उससे पहले की तो मैंने रुहेल असर की कोई टेप या कोई चीज नहीं देखी। आज जो उन्होंने पंजाब के हवाले से बात की थी, कल्चर के हवाले से, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि हमारा और ये पंजाब का क्या ताल्लुक है इससे। ये तो किसी कल्चर से, सिंध का कल्चर हो, बलोचिस्तान का हो, केपी का हो, कहीं का भी कल्चर हो, उसमें नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना इज नॉट पार्ट ऑफ द कल्चर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीके इंसाफ के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक साहब, अभी मैं ज़ुबैर साहब से भी यही बात कर रही थी कि किसी एक पर सारे एक्टिविटी जो 2 दिन से पार्लियामेंट में हो रही है इसका मुद्दा डाल देना वो बिल्कुल ज़्यादती होगी। अगर ऑपोजिशन की तरफ से नारेबाजी या कुछ ऐसी हरकत की गई तो पीछे हुकूमत भी नहीं रही बात स्पीकर साहब के रवैये की, वो कल अगर बेबस नजर आए तो आज वो हमें जानिबदार नजर आए, वो न्यूट्रल नजर नहीं आया हमें। मुराद सईद साहब को देखें, वो डेस्क पर चढ़ कर जो है ना वो किताबें मार रहे हैं। शीरी मजारी साहिबा को आप देख लें, अली अमीन गंडापुर साहब को, लगता है कि बिल्कुल सेलेक्टिव नामों के साथ उन्होंने इस चीज को बैलेंस करने के लिए जो है ना वो कुछ नाम सामने लेकर आए हैं। अली नवाज अवान और 1-2 लोगों के और हैं, पीटीआई के लोगों के नाम हैं जिनको पार्लियामेंट में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो क्यों स्पीकर साहब ने वो फुटेज नहीं मंगवाई जिसमें मुराद सईद साहब चढ़ के किताबें मार रहे हैं, जिसमें शीरी मजारी साहब जो हैं वो नारेबाजी कर रही हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं। जब हुकूमत ही बढ़ चढ़ कर इन कामों में हिस्सा लेगी तो अपोजिशन का तो काम है सर फिर। नहीं, देखें, बात यह है, आपने सवाल पूछा, जरा मुझे आप एक्सप्लेन कर रहे थे। देखें, मामला क्या है। मामला यह है कि तमाम सूरत हाल का एक पस मंज़र है। पस मंज़र ये है कि जो अपोजिशन है इनकी कानून साजी के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। जितने बाइकआउट इन्होंने इन 3 सालों में किए हैं, इन दोनों जमातों ने अपोजिशन की, जो पिछला 10 साल दौरे हुकूमत था, इन्होंने कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं किए, ना कभी हुल्लड़बाजी की, ना कभी गालम कलोज की, ना कभी नारेबाजी की। ये इनका तरीक़ेकार है, ये इनका सोचा समझा प्लान है। जब आप मुराद सईद की बार बार बात कर रही हैं, आप पहले वो फुटेजेस दिखाएं जिन फुटेजेस के ऊपर मुराद सईद खड़े होके हाथ उठा के रोकते रहे हैं कि भाई ना मारो, रुक जाओ, इधर भी रोकते रहे हैं, दूसरी तरफ भी रोकते रहे हैं। जब अली बलोच ने अली जो नाम अली बलोच जो भी है उनका नाम, उन्होंने आकर, अली गौहर बलोच ने आकर जब सामने गालियां देना शुरू की, वहां पर हमारी खातून जो है मलिका बुखारी, उनके चेहरे के ऊपर वहां से बुक मारी गई जिससे उनकी आंख जख्मी हुई। जब हमारी खातून इस साइड के ऊपर जख्मी हुई, साथ मुराद सईद खड़े थे, उन्होंने उस वक्त वो रोक रहे थे। जब उन्होंने उनको देखा, साथ असद उमर साहब की चेहरे पे लगी जिससे उनके ग्लासेस नीचे गिर गए, वो मैंने खुद उनको उठा के दिए। तब उनकी तरफ से जब किताबें आना शुरू हुई, उसके रिएक्शन में उन्होंने फिर वो क्या करते, जब आपकी खातून जो है वो जख्मी हो गई, उससे पहले जो है वो हम सब अपने डेस्क के ऊपर मौजूद थे, हम अपना एक एहतजाज, तो बात ये है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अपोजिशन ने रिएक्ट नहीं किया। एक मिनट, अपोजिशन ने रिएक्ट नहीं किया, अपोजिशन ने एक्ट किया, एक सोची समझी प्लानिंग के साथ एक्ट किया। वो भी मैं आपको बता देता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी हदायत लेकर आते हैं, चीफ विप मुर्तजा अब्बासी की कान में कहते हैं, वो आके अली गौहर बलोच को लॉन्च करते हैं और गालियां
कराना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि रुहेल असगर साहब आज आके दिफा कर रहे हैं कि ये हमारे पंजाब के कल्चर का हिस्सा है, क्या वो ऐसी जुबान जो है वो अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं? कल्चर तो वो होता है, कल्चर तो वो है जो हमारे घरों के अंदर भी होता है। हम उसको ना किसी एक महज़ब माशरे में, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसको जो है वो नहीं लेके जा सकती। आप किस तरह इसको गेट अवे कर सकते हैं इस तरह बात करके? ना इनकी लीडरशिप की तरफ से कोई कंडेमिनेशन आई है इसके ऊपर, बल्कि उन्होंने खुद ऐसे लोगों को पाल रखा है, ऐसे लोगों को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान से डिक्टेशन लेते हैं, ये उन्हीं का सारा एजेंडा है, उन्हीं के डायरेक्शंस हैं। खान साहब ने, एक मिनट शाजिया, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूं। मुझे आप ये बताएं कि 97 में जब सुप्रीम कोर्ट पे अपर हमला होता है वो इमरान खान करवाए थे, नवाज शरीफ ने करवाया था। मरियम साहिबा नैब पेशी पे जाती हैं, वहां पर पथराव करती हैं, गुल्लू क्रेसी कराते हैं। मॉडल टाउन जाते हैं, हमला खवातीन के मुंह पे गोलियां मार आते हैं। हमारा लॉन्ग मार्च गुल्लू उधर से जा रहा होता है, गुजरांवाला से, वहां से बिल्लू भट्ट निकल आते हैं, पोमी भट्ट जो निकल के मुल्तान में शाह महमूद साहब के घर के ऊपर हमला कर देते हैं। ये जितनी सड़कों पर गुल्लू क्रेसी पीएमएल ने सरपरस्ती कर रही थी उसको ये ऐवान के अंदर ले आए हैं। मैं सिर्फ आपको फैक्ट बताना चाहता हूं कि ये मेरे सामने उन कवानीन की लिस्ट है। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर हुकूमत अगर सुकून से सुन लेती, क्या मुज़ायका था इसमें? एक मिनट देखें, ऑपोजिशन लीडर की तकरीर में बजट के पास इनको पता था कि ये बजट अवाम ने एक्सेप्ट कर लिया, अक्रॉस द बोर्ड बड़े से बड़े क्रिटिक्स इसके ऊपर बात नहीं कर पा रहे थे। ऑपोजिशन लीडर के पास कहने को कुछ नहीं है। ये उन्होंने प्लान बनाया कि हम डाइवर्ट करें और जानबूझ के इसको डिफ्लेक्ट करें इसको। ऑपोजिशन का नहीं, ऑपोजिशन एहतजाज। शाजिया एक मिनट प्लीज। हम नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं और मुझे पता है कि आप बहुत जिम्मेदार सहाफी हैं, आप बहुत अच्छी सहाफत करती हैं, लेकिन ऑपोजिशन को कौन इजाजत देता है कि गालम गलोच करे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलीज बातें करे, प्रवोक करे, आकर एहतजाज आप मुहज़्ज़ब तरीके से कह सकते हैं, आप पार्लियामानी तरीके से एहतजाज कर सकते हैं, आपको एहतजाज से नहीं रोका, लेकिन आप गालम गलोच करेंगे। आप आकर वो देखें तो सही किस तरह टारगेट करके मलिका को चले। आज कल जो हुआ, आज मुझे ये बताएं, जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे तो कौन सी किताबें चल रही थी? जो अकरम चीमा हमारे एमएनए कराची से अपनी सीट पे बैठे थे, उनके ऊपर सैनिटाइजर मारा गया। उनके ऊपर सैनिटाइजर मारा। आज उधर से सैनिटाइजर आया और किसी तरफ से सैनिटाइजर नहीं, उसकी फुटेज मौजूद है कि उनका चेहरा जख्मी किया गया। आज मुझे बताएं कि अगर आज शहबाज शरीफ की तकरीर में कोई रुकावट थी, शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, हम अगर अपना एहतजाज कर रहे हैं अपनी सीटों पर खड़ा, हम किसी को नहीं रोक रहे, कोई मैन हैंडलिंग नहीं कर रहे, लेकिन वहां से सैनिटाइजर मारा गया क्योंकि बजट में कहने को कुछ नहीं है, इनके पास तनकीद करने को कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी शरह नमो ग्रोथ ऊपर बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही है, हमारी रेमिटेंसेज ऊपर जा रही है। ये एक सोची समझी प्लानिंग है, चाहिए शफकत महमूद सोची समझी प्लानिंग है, कार्रवाई होनी चाहिए। मुराद सईद के खिलाफ, शीरी मजारी के खिलाफ, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। एक मिनट शाजिया, एक मिनट आप, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप वो शुरू होने से पहले आप इनका एक्ट देखें, क्या उससे ये शुरू करने वालों में शामिल हैं या ये रोकने वालों में से शामिल थे? जब वहां से शुरू किया गया उसके अंदर अगर हमारे चंद लोग शामिल आए तो वो मलिका बुखारी खातून है, उसको जब हिट किया गया तो मुझे ये बताएं कि जो यही आगे कहते थे ना, जब मरियम औरंगजेब पार्लियामेंट हाउस के बाहर जिसने पीएम ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो हजूम के गिर्द आ गई, तो वो मुसद्दिक मलिक साहब, शाहिद खाकान अब्बासी टांगे मार रहे थे, लोगों को मार रहे थे। यही रुहेल असगर जो है वो आकर उस दिन भी गालियां जो है वो गालियां फरमा रहे थे। अली नवाज अवान की गालियां, उसका रिएक्शन था वहां पर। रुहेल एक मिनट अली नवाज अवान ने टीवी के ऊपर आकर उन्होंने कहा कि ये बात जो है वो मेरे से गलत हुई, मैं इसको बात को मेरे घर वाले भी नहीं देख सकते, मैं जो नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने कल्चर से नहीं जोड़ा। दूसरी फिर बात, वहां भी यही शख्स रुहेल असगर गालियां दे रहा था, पहले इन्होंने गालियां दी, इन्होंने प्रवोक किया, उसके रिएक्शन में अगर आप फिर हर बंदे का मौके के ऊपर रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ना प्राइम मिनिस्टर वायलेंस को इनकरेज करते हैं ना हमारी जमात करती है, लेकिन ये वायलेंस को इनकरेज करते हैं। इनके तलाल चौधरी देख लें, दानियाल अजीज देख लें, निहाल हाशमी देख लें, जजेस के बारे में क्या कहा इन्होंने, ना इनसे मीडिया महफूज, ना इनसे अरकान असेंबली महफूज हैं। क्या ऐसे देखें आज शाजिया हमने, एक मिनट, आज स्पीकर साहब ने आकर
एक अपोजिशन को भी कहा, हुकूमत को भी कहा कि आप बैठ के ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। हमारे आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, खालिद मक्सी साहब, इकबाल मोहम्मद अली, ये वो नाम है जिन्होंने शायद अपोजिशन को कभी उफ भी ना कहा हो। ये आज चल के खुद उनके चैम्बर के अंदर गए हैं। फिर मैं उसी रवैये की, उसी प्लानिंग की बात करूंगा। इन्होंने कहा हमने आपके साथ बैठना ही नहीं है। ये फखर अमाम जैसे जो साबका स्पीकर रह चुके हैं, वफाकी वजीर हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। इन्होंने उनके साथ बात करने को इन्होंने इनकार कर दिया था जब हमने ईवीएम के ऊपर कमेटी बनाई। आप इनकी पूरा पस मंजर तो देखें ना, कल के एक वाकये के तनाजुर पे ना देखें। ये साथ चलने को तैयार नहीं है, ये जानबूझ के ये माहौल बनाना चाहते हैं, ये कानून साजी को पहलवान साजी का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। बहरहाल दोनों जिम्मेदार हैं, अगर इसी जिम्मेदारी का मुजाहरा आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो आवाम के मसाइल हल करना तो दूर की बात, आप लोग अपने मसाइल में उलझे रहेंगे। देखें नहीं देखें नहीं, ये मामला नहीं है। देखें, हमारा फोकस अवाम को सहूलियात देना, मुल्क की तरक्की के ऊपर है। ये वो लोग हैं जो सड़कों पे नाकाम हुए, जो एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद ला रहे थे, जो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे थे। ये ऑपोजिशन तो खुद आपस में लड़ रही है। अभी तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आ रही है, ये अपना मंसूबा बंदी की है, अभी वो कह रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ लेकर आएंगे हम। नहीं, एक मिनट चले, पता चल जाएगा ना उस दिन, ये ले आए, शौक पूरा हो जाएगा और उसी दिन फैसला हो जाएगा कि बजट नाकाम करने के लिए इनके पास नंबर हैं या नहीं है। ये खुद कह के फंस गए हैं, इनको खुद नहीं समझ आ रही, इनके अपने अरकान नहीं वहां पर आना चाहते। ये सब जो पीछे हदायतकारी है वो मरियम सफदर करवा रही है बैठ के। वो चाहती है कि उनके चचा की भी तकरीर ना हो। अब तो नून लीग के अंदर अपने भी तो मसाइल है ना। ठीक है, आज जो सैनिटाइजर मारा गया है वो मरियम सफदर ग्रुप की तरफ से मारा गया, वरना शहबाज शरीफ तो तकरीर कर रहे थे। अच्छा, उनकी होले नहीं देते। आज इजलास क्यों हुआ? आज इनकी वजह से ही हुआ ना। बहुत तो ये भी एक पहलू है। मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब मेरे साथ। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, पिछले 2-4 रोज़ से पाकिस्तान की असम्बली में जो कुछ हो रहा है, इससे 1958 का वो वाक़या याद आ जाता है जब मशरक़ी पाकिस्तान इसकी असम्बली में हंगामा आराई के दौरान डिप्टी स्पीकर असम्बली शाहिद अली कुर्सी लगने से ज़ख्मी हुए और फिर बताया जाता है कि 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। अब आपको पता है कल मलिका बुखारी की आंख पर किताब लगी, उनका कुछ ऑपरेट हुआ, उनको ज़्यादा ज़ख्मी है उनकी आंख। असम्बली ऐसे चल सकती है शामी साहब? ये तरीक़ाकार दोनों तरफ से ही गलत है, चाहे ऑपोजिशन है चाहे हुकूमत है। देखिए, इस तरह तो असम्बली बिल्कुल नहीं चल सकती। और रवायत यह है कि जब वज़ीर आज़म तकरीर करें उस वक्त भी उसे खामोशी से सुनना चाहिए, और जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तकरीर करे उस वक्त भी उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये एक पार्लिमानी रवायत है, और दुनिया भर की जो पार्लियामेंट्स हैं, जहाँ जहाँ पार्लिमानी निज़ाम कायम है, वहाँ इस रवायत का एहतराम किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में तो बाबा आदम निराला है, ना हम यहाँ वज़ीर आज़म का एहतराम करते हैं, ना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतराम करते हैं। आपने तो देखा कि जब वज़ीर आज़म गुफ्तगू करते हैं असम्बली में, उस वक्त भी हंगामा है। और अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो तकरीर शुरू की, तो सरकारी बेंचों ने फैसला किया। इस तरह से अगर एक दूसरे की बात नहीं सुननी और लोगों के जज्बात की तर्जमानी नहीं करनी, तो फिर असम्बली का मकसद क्या है? इसे यानी इसका वजूद, उसका जवाज क्या है? तो असम्बली तो अपने वजूद का जवाज खो बैठेगी। इसलिए सिर्फ ये काफी है कि उनको अंदर आने की इजाजत न दी जाए। क्या ज्यादा कार्रवाई हो सकती है? स्पीकर साहब, आपको लगता है कि कल तो वो हमें बड़े वो नजर आए, बड़े बेबस नजर आए, आज कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ही हमें जानिबदार नजर आए, और पीटीआई के लोग थे, फुटेज निकलवाते, मंगवाते, देखते कि जो उनके मुराद सईद हैं, शफकत महमूद हैं, शीरी मजारी हैं, किसी के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चंद गिने चुने लोग जो कल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने। देखिए, एहतजाज करना एक और बात है और गालियां देना और बात है, एक दूसरे पर हमला करना और बात है। तो स्पीकर साहब ने जो कार्रवाई की है
उसके बारे में एतराज़ात किए जा रहे हैं, तो उसका हल ये है कि फुटेज उनको दिखा दी जाए जिन अरकान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो कुछ उनका रवैया था वो उनको भी दिखा दिया जाए और कौम को भी दिखा दिया जाए। वो सारी फुटेज जो है स्पीकर को जारी कर देनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि किसी रुकन के खिलाफ कोई ज्यादती हुई है या वाकई वो इसका मुस्तहिक था। सही। शेख रुहेल असगर साहब जो बात कर रहे हैं कि गाली देना पंजाब का कल्चर है, सर ये तो हमारे पंजाब क्या, सिंध क्या, बलूचिस्तान क्या, ये तो हमारे माशरे का कल्चर ही नहीं है। ये पंजाब को उन्होंने कहाँ से बना लिया सर? ये कल्चर क्या मैसेज दे रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज को? क्या मैसेज गया है उनकी इस बात से? देखिए, उनसे बड़ी बहस होती रही आज भी इस मसले पर। उन्होंने बहुत ही एक नामुनासिब बात की है और ये उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह वाली बात है। पंजाब जो है उसका कल्चर ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, किसी एक घराने का कल्चर हो, किसी एक बस्ती का कल्चर हो तो वो एक अलग बात हो सकती है। तो इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है उससे पूरे पंजाब के जो लोग हैं उनके दिल दुखे हैं और उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। वो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, ठीक है। अगर बाज लोग जो हैं गाली का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं अपनी गुफ्तगू में तो वो कोई भी जुबान बोल रहे हो, खा वो अंग्रेजी बोल रहे हो, खा उर्दू बोल रहे हो, खा पंजाबी बोल रहे हो, बिल्कुल, बिल्कुल। जो गाली देने वाला है वो तो गाली देगा। जिसके जहन में गलाजत है वो गलाजत तो अंग्रेजी में भी जाहिर होगी, उर्दू में भी जाहिर होगी, पंजाबी में भी जाहिर होगी। तो पंजाब का कल्चर बिल्कुल गाली देना नहीं है और ये बात कह के बड़ी दिल आजारी की गई है हम सब पंजाबियों की, और वो खुद भी पंजाबी हैं। हाँ। उन्हें इस बात पर अफसोस का इजहार करना चाहिए और अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। बिल्कुल। अब बिलावल साहब, बड़ा अजीब लगा वो इजहार यकजहती के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास तो पहुंच गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वो इतने न्यूट्रल हैं और उन्हें गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए सबसे पहले उन्हें मलिका बुखारी साहिबा के पास जाने चाहिए था जिनकी आंख बड़ी ज़्यादा जख्मी हुई है? तो ये कैसा इजहार यकजहती था उनकी तरफ से शामी साहब? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपोजिशन का हिस्सा है, तो जाहिर है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास गए हैं। हुकूमत से तो उनकी भी कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है और मलिका बुखारी जो है उनको जाहिर है कि अगर उनको चोट लगी है हाँ। तो उनकी भी मजाज कुर्सी होनी चाहिए। और ये लेकिन हमने कोई ऐसी रवायत ही कायम नहीं की, बिल्कुल यानी अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक दूसरे को तस्लीम ही नहीं कर रहे। आज तो मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम जो है इस सूरत हाल का नोटिस लेंगे, अपने अरकान जो है उनकी कुछ सरजनिश करेंगे, उन्होंने ये कह के बात खत्म कर दी कि अगर मैं भी कुछ गलत करूं मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कोई खिलाफ वर्जी की है तो सबके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने ये बात की है। ये तो एक उन्होंने अमूमी बात की है ना, जी जी, जो हाउस में होता रहा उन्होंने भी इसको देखा होगा और जो पूरी वफाकी काबीना है उसके अरकान उस हंगामे में पेश थे। आज से पहले कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा गया। वज़ीर कराम आम तौर पर एहतियात का मुजाहरा करते हैं और उस तरह गैर संजीदगी नहीं अपनाते जिस तरह दूसरे अरकान अपना सकते हैं। लेकिन ये तो मालूम होता है कि पूरी वफाकी काबीना जो थी वो कल ये कवाली कर रही थी, तो इसका तो नोटिस लेना चाहिए था वज़ीर आज़म को। और जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग थे उनकी सरजनिश करनी चाहिए थी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को। बिल्कुल सही। अपने गिरेबान को नहीं टटोलेंगे, अपना एहतसाब आप नहीं करेंगे तो इनको कौन समझाएगा आके? कोई दूसरा एहतसाब तो करने से रहा। बिल्कुल, वेरी ट्रू। शामी साहब, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और अब कह रहे हैं स्पीकर के खिलाफ भी लेकर आनी है। आपको लगता है अपोजिशन एक्सपोज होगी इससे? उन्हें फिर तो सबके सामने आ जाएगा। बड़ा आप लोग कह रहे थे कि बजट को मंजूर नहीं होने देंगे, तो ये तो अपोजिशन एक्सपोज हो जाएगी। देखिए, अपोजिशन के पास तो मेजॉरिटी नहीं है, हाँ। ये हर शख्स को मालूम है, हाँ। तो मगर अपोजिशन तो पहले ही ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, हाँ। कि वो मिनॉरिटी में है, इसीलिए तो अपोजिशन में है। बिल्कुल। लेकिन जो स्पीकर का रवैया है या डिप्टी स्पीकर का रवैया है, जब ज़ेरे बहस आएगा उस पर तकरीरें होंगी और हो सकता है कि चंद वोट उनको ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है, इम्कान इसका हो सकता है, लेकिन बड़ा दिल की भड़ास तो निकाल लेंगे और हाउस जो है उसका माहौल जो है मजीद खराब होगा। ये सारी बातें तो होंगी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया जीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। लगता है कि हुकूमत की कोई वाज़े प्लानिंग, वाज़े स्ट्रेटजी, वाज़े कोई डायरेक्शन नहीं है। एक हुक्म आता है और दूसरे ही लम्हे इस पर यू टर्न ले लिया जाता है। इसकी वाज़े मिसाल FBI और NAB जैसे महकमे की ली जा सकती है कि FBI को ये अथॉरिटी दी गई कि वो शक की बुनियाद पर किसी भी पाकिस्तानी शहरी को गिरफ़्तार कर सकता है। यानी अगर FBI को ये शक हो कि फ़लाँ साहब के पास इनकम से ज़ायद उसके असासे हैं तो वो इसे गिरफ़्तार कर सकता है। ये गिरफ़्तारियाँ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की मुतल्लिका 1898 की शिकों के मुताबिक अमल में इसको लाया जाना था। इस पर फिर हर तरफ से शोर उठा कि इसमें तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ ज़ाती बुग्ज़ और ज़ाती अनाद निकालने का मौका है। ये तो अफसरान के हाथ जो भी लगेगा वो तो नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ शक की बुनियाद पर लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। फिर इस पर सेनेटर शहरी रहमान ने असम्बली में एक धुआंधार तकरीर की और हुकूमत का सेक्शन 203A में तरमीम करने के बिल को वापस लेने को कहा। ताजिर बिरादरी ने भी इस पर आवाज़ बुलंद की और कहा कि इस तरह तो FBI उन्हें सांस भी नहीं लेने देगा और हर दूसरे बंदे को महज सिर्फ शक की बुनियाद पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो बिल्कुल गलत रवैया है। जब ये शोर उठा, जब ये दबाव पड़ा तो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने गुज़श्ता रोज़ ये वाज़े किया कि FBI के पास किसी को भी गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं होगा। FBI तहकीक ज़रूर करेगा मगर किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का मजाज नहीं है। अगर किसी को गिरफ्तार करना भी है तो वो शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना की इजाज़त के बग़ैर मुमकिन नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ FATF की बात करें तो यहाँ मामला समझ से बालातर है कि FATF पाकिस्तान से चाहता क्या है। इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने के जो इम्कानात हैं ये रोशन हैं कि पाकिस्तान ने 26 शराइत पर कामयाबी से अमल दरामद किया है। हवाला हुंडी से लेकर कई जमातों को कलअदम करार देने, रिश्वत का कल्चर ख़त्म करने से लेकर NAB और FBI के क़वानीन में तरमीम करने के साथ साथ टैक्स लगाने की शराइत पर भी अमल दरामद किया गया। मगर अभी भी FATF की बात यह है कि मैं न मानूं की रेट उन्होंने लगा रखी और अभी भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मज़ीद 2-3 महीने जो है ना वो वेटिंग लिस्ट में ही रखा जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और इसे ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए प्लान ऑफ एक्शन दिया गया था। अब ज़रा ये बताते हैं कि 26 शराइत पर पाकिस्तान का कामयाबी से अमल करने के बाद अमरीका के अफ़गानिस्तान से इनखला के तनाजुर में पाकिस्तान को बाकी रह जाने वाले एक पॉइंट पर भी अमल दरामद करने के लिए मज़ीद 2 से 3 महीनों का वक्त देकर ही ग्रे लिस्ट में रखे जाने का भी इम्कान है। उसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। अब देखना यह है कि क्या FATF को सियासी असर डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या अमेरिका इसके इनखला के पीछे अमेरिका को फ़ौजी अड्डों की तलाश का जो एक मरला दरपेश है, क्या इसके पीछे ये भी कहानी है। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है, इससे महंगाई में कितना इजाफा होगा। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा सर, ये जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है बजट पेश करने के 4 रोज़ के बाद ही, जो पेट्रोल है इसकी कीमत 110 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 79 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ है। सर कितना असर पड़ेगा इसका महंगाई पर? देखिए मैडम, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ना और बजट, ये पेट्रोल की कीमत का बजट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ रही है कि दुनिया में अब चूँकि बिज़नेस एक्टिविटी नॉर्मल की तरफ होती जा रही है, एयरलाइन के जो है इंडस्ट्रीज़ वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, तो डिमांड फॉर ऑयल हैज़ गॉन अप, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ी है। ये $70 के करीब था कुछ दिन पहले तक, गालिबन $73-74 पे ये पहुंच गया है, तो जिसकी वजह से हमें बढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो इसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर नहीं, बजट से ताल्लुक इस तरीके से तो हुआ, ज़ाहिर है बजट पे एक हुकूमत की स्ट्रैटेजी नज़र आती है, एक प्लानिंग नज़र आती है कि महंगाई को हुकूमत ने कैसे कंट्रोल करना है। तो इसका फिर ज़ाहिर है अगर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो ओवरऑल इसका सब चीज़ों पर असर तो पड़ता है सर।
ये तो बिल्कुल होंगे, तो इसका बजट से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। बजट तो ये चीजें, एक चीज है जो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत बढ़ गई है, हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम महंगा इंपोर्ट करेंगे तो फिर हम सस्ता कैसे बेच सकते हैं पुरानी कीमत पे। तो जो जिस तरीके से बाहर में कीमतें बढ़ी हैं तो वो कीमतें यहाँ पास ऑन की गई हैं। पेट्रोलियम लेवी का भी तो एक आम आदमी पर ही बोझ पड़ना है ना। 610 अरब का जो टारगेट है इन्होंने इकट्ठा करना है, एक आम आदमी की जेब से निकालना है। दूसरे अल्फाजों में इसको भत्ता ही कहा जाता है। आप चाहे उसको जो भी नाम दे दे, लेकिन यह है कि ठीक है पेट्रोलियम लेवी है। अभी मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि बजट में एक प्रोविजन रखा गया था, एक मेजर्स लिए गए थे कि मोबाइल पे अगर 3 मिनट से ज़्यादा आपकी गुफ्तगू होगी तो उस पर आपको आपके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं यार, हमारे लोग तो जो है ज़्यादातर मोबाइल पे ही बात करते हैं, अगर बात ना भी हो तो फिर पूछेंगे होर की हाल है, होर की हाल है। तो ये गुफ्तगू चलता ही रहता है, तो वो महंगा हो जाएगा। तो इसलिए जब वो मेजर वापस ले लिए गए तो वो तकरीबन 100 बिलियन का वो था। तो वो आप 100 बिलियन कहाँ से लाए हुकूमत? प्रिंट कर दे नोट 100 बिलियन, तो उससे भी महंगाई होगी। तो इसलिए उनका यह है कि जी हम इसको पेट्रोलियम PDL के जो रेट है उसको बढ़ा के हम हासिल करेंगे। तो पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी होगी। पाकिस्तान में अगर हमने PDL के रेट को तो और बढ़ जाएगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ेंगे और स्टेशनरी इम्पैक्ट। सर, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने कल एक ऐलान किया, उन्होंने एक बात की कि आइंदा माली साल के दौरान गर्दिशी कर्जा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गर्दिशी कर्जा ऑलरेडी 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि जो हमारे माजी के मुआहदे हैं कंपनीज़ के साथ, वो ऐसे मुआहदे हैं कि हमने बिजली इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, लेकिन उन मुआहदों के मुताबिक हमें पेमेंट्स करनी ही हैं, चाहे वो बिजली जो है ना वो आवाम के इस्तेमाल में ना आए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि वो उसकी सकत नहीं रखता इतना लोड उठाने की। तो सर फिर कैसे ये कर्जे नहीं बढ़ेंगे? पैसे तो हम दिए जा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। गर्दिशी कर्जा एक है, और आप जिसके जिक्र कर रही हैं उसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। हाँ। कि हमने पावर प्लांट तो लगा लिया, IPPs ने आके लगा लिया, अब हम उससे खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन उनको हम पैसे दिए चले जा रहे हैं। तो अब आप एक कॉमन सेंस की मैं बात करता हूँ, इसके लिए कोई आपको इकोनॉमिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। एक लेमैन की ज़बान में कि मैं एक चीज़ है मेरे पास जो सरप्लस में है, इस वक्त हमारे पास कोई 29-30 हज़ार मेगावाट जो है बिजली अवेलेबल है, लेकिन पीक डिमांड जो है गालिबन 20-21 हज़ार मेगावाट होगा आजकल के ज़माने में। तो हमारे पास 8 से 9 हज़ार मेगावाट बिजली एक्सेस है। एक हम एक्सेस चीज़ लेके बैठे हुए हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उसकी पेमेंट भी किए चले जा रहे हैं। 9-10 हज़ार मेगावाट जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसकी भी कीमत दे रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ हमारे बजट का मसला है। अब IMF हमें कहता है कि नहीं, आप बिजली की कीमत बढ़ाएं। देखिए, जब बिजली की कीमत हम बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम लोगों को कह रहे हैं कि डिस्करेज कर रहे हैं उनकी कंजम्पशन को। हाँ। जिसके घर में पोर्च में 2 बल्ब जल रहा था वो कहेगा मैं एक ही जलाता हूँ भाई, क्योंकि बिजली महंगी हो गई है। हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्करेज कर रहे हैं उनको कि आप बिजली के इस्तेमाल को कम करो। एक तरफ हम ज्यादा लेकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ हम बिजली के इस्तेमाल को कम कर रहे हैं। तो ये जो गैप है बिटवीन अवेलेबिलिटी एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बढ़ रहा है और इसकी कैपेसिटी पेमेंट बढ़ रही है। तो हम कैपेसिटी पेमेंट भी बढ़ रहा है और इधर सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है हमारा। हम दो तरफ से मार। तो मेरे ये सजेशन है कि हमें बिजली, जब हम एक सरप्लस लेके बैठे हुए हैं तो उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, कि जो आप अपने मतलब बॉटम लाइन ये है कि आप बिजली की कीमत को कम करें, मतलब कि सर बिजली की कीमत बढ़ाना हल नहीं है। बिजली अगर चोरी रोकी जाए, अगर वो चोरी रोकने में हम कामयाब हो जाते हैं तो बिजली की कीमतें बढ़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये हमारे यहाँ बिजली का मसला है
हाई है गवर्नेंस का इशू। हाँ। ये प्योरली गवर्नेंस का इशू है। जब आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो आप फाइनेंस कर रहे हैं अपनी मिस गवर्नेंस को, अपनी बैड गवर्नेंस को, अपनी चोरी को। आप जिसने चोरी किया है उसका कॉस्ट आप पूरे अवाम पे डाल दे रहे हैं। यह है बिजली की कीमत बढ़ाना। आप अपनी इंडस्ट्रीज को नॉन कॉम्पिटिटिव बना रहे होते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मुआशरा डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ ही। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।